हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 44 को। और साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंबे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि वो जो हमारा दो खंबा है, एक तो ए बी है और एक तो सी डी है। ठीक है, यहाँ से मान लेंगे ये हमारा एक तो ए बी खंबा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एक तो और खंबा हो गया, ये हो गया हमारा सी डी। ठीक है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है? यह दिया है 36 मीटर, यानी कि ये वाला दूरी दिया है 36 मीटर। तो यहाँ से ये वाला दूरी तो हो जाएगा 36 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ए से डी की दूरी वो 36 मीटर है। यहाँ से बी से यहाँ से ई मान लेते इसको, बी से ई की दूरी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, और पहले खंभे की ऊंचाई कितना है? यह है 15 मीटर, ये वाला हो जाएगा 15 मीटर। और दूसरे खंभे की ऊंचाई कितना है? यह है 30 मीटर ऊंचे दो खंभे हैं, यानी कि 30 मीटर का ये पूरा खंभा है। ये जब हो जाएगा पूरा 30 मीटर का, ये कितना है? ये ए से बी तक की दूरी 15 है, तो डी से ई तक की दूरी हो जाएगा 15, यानी कि ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 15, क्योंकि टोटल जब 30 है तो ये 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो पूछा गया है हमसे कि उनके दोनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा? ये दोस्तों कितना डिग्री पे काट रहा है कोण? ये काट रहा है 90 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ से अगर चलते हैं त्रिभुज बी ई सी में, तो ये हो जाएगा एक तो समकोण त्रिभुज। तो 90 का सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, यानी कि बी सी बराबर में हमारा आ जाएगा अंडर रूट का सी ई का स्क्वायर प्लस का बी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा सी ई का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस का ये बी ई का स्क्वायर की 36 का स्क्वायर, और ये करेंगे अंडर रूट में, यहाँ से हमारा जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, ये अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, और ये 1 यानी 1521। तो 1521 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 39 का, इनकी यहाँ से आ गया हमारा दोनों शीर्षों के बीच की दूरी जो है वो है 39 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। ठीक है, यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है? इस तार को रखा गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के वर्ग के रूप में। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से वर्ग का जो एरिया दिया है, वर्ग का एरिया वो दिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? यह होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर में दिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 22। तो तार का लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो तार का लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा, क्योंकि एक भुजा जब है √22, तो तार की लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल भुजा का योग हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 अंडर रूट का 22। तो पूछा क्या है? पूछा है इस तार द्वारा एक ठो वृत्त का निर्माण किया जाता है, तो इस तार की लंबाई बराबर हो जाएगा उस वृत्त की परिधि के बराबर। तो ऐसे हो जाएगा 4 √22 बराबर में 2 पाई आर। तो 2 से 2 दूनी 4, क्योंकि 2 √22 बराबर में यहाँ से जाएगा 22/7 इंटू का आर। ठीक है, जैसे आर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से आर का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 7 दूनी 14 √22 और बट्टे में हो जाएगा 22। ठीक है, जैसे पूछा क्या है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का एरिया निकाल देंगे। तो वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे पाई का मान 22/7 इंटू का आर स्क्वायर 314 का स्क्वायर 196 और √22 का स्क्वायर 22, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाए? ये हो जाएगा 484, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कट जाएगा ये 22 22 484, और ये 22 से 22 ये कैंसिल आउट, और ये 7 दूनी 14
5 7 8 56, यानी कि इस वृत्त का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ सम चतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। कैसे निकाल लेंगे? मान लें कि एबीसी हमारा एक एबीसीडी हमारा एक सम चतुर्भुज है। ये हो गया हमारा एबीसीडी एक सम चतुर्भुज, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, आगे दिया है कि इसका परिमाप जो है 116 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का सभी जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 4 है, यानी कि 4 बराबर में दिया है कितना? यह दिया है 116 सेंटीमीटर। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर में हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 3 4 9 36, यानी कि हो जाएगा टोटल ये सभी 29 सेंटीमीटर के। ठीक है, जो भी है यह भी हो जाएगा 29 के। और इसमें क्या दिया है? आगे दिया है कि इसका एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। ये वाला जो दिया है बी और डी का, ये दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर का। यहाँ से एक और विकर्ण भी देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा बी डी का भी आधा और ए बी का भी आधा, यानी कि ये इसका हो जाएगा 90 डिग्री के समान। ठीक, कितना हो जाएगा? ये जब पूरा 42 ये हो जाएगा 21, ये भी हो जाएगा 21। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 21 29, यानी कि कौन है 29 और ये लंबे आधार है 21। तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 20। ठीक है, जब ये 20 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 20, यानी कि दूसरा का विकर्ण जो आ गया D2 वो आ जाएगा हमारा 40। और D1 कितना दिया है? D1 दिया है 42। तो हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है कितना? हाफ इंटू का D1 इंटू का D2। ठीक है, यहाँ से हाफ D1 कितना है? D1 है 42 और D2 कितने निकाले हैं? 40। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 42 दूनी 84, यानी कि 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 2.1 गुना 2.1 माइनस का 2 गुने 1 गुने 2.1 प्लस का 0.6 गुने 0.6 बराबर में है 1.5 का स्क्वायर हो तो ये का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है 2.1 इंटू का 2.1 इंटू का 2.1 माइनस का 2 गुने ए गुने 2.1 प्लस का 0.6 इंटू का 0.6। ठीक है, और बराबर में दिया है 1.5 का स्क्वायर दिया है। तो कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441। तो 441 मतलब कि 4.41, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का 21 दूनी 42, यानी कि 4.2 ए और यह प्लस का 0.6 इंटू 0.6 यानी कि 36। तो ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2.25। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस का 4.41 प्लस का 0.36। यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का 4.2 ए प्लस का ये 6 व 1 7 4 और 3 7 और ये 4.77 बराबर में 2.25। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? ये माइनस का 4.2 ए बराबर में 2.25 माइनस का 4.77। यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 4.2 ए बराबर में ये 7 में से 5 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि माइनस का 2.25। ये कट जाएगा माइनस से माइनस। तो ये हमें कितना मान कटेगा? ये कटेगा 7 छक 42 और ये 70 21 4 7 छक 42 और ये कट जाएगा 6 1 36, यानी कि यहाँ से ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। ठीक है, यदि ये सभी बत्तियां 8:20 बजे एक साथ बदलती है तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ बदलेगी? ये तो दोस्तों रीजनिंग का सवाल है, फिर भी हम इसको बनाते हैं मैथ में। यहाँ से कितना दिया है? 3 अलग अलग बत्तियां जो कि बदल रही है 48 सेकेंड के बाद, फिर बदल रही है 72 सेकेंड के बाद, फिर 108 सेकेंड के बाद। इसके यहाँ से इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये जगह 2 से तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और ये 54 दूनी 108, फिर जाए कितना से 2 से
तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 18 दूनी 36 और ये 27 दूनी 54। अब कितना जाएगा, फिर जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और ये 27। फिर कितना से, ये जाएगा 3 से, फिर 3 दूनी 6, 3 के 9, 9 तिया 27। फिर जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 2, 1, 3। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 दूनी 144 तिया ये कितना हो जाएगा 144 इंटू का 3, 3 12 के 2 हासिल 1, 4 12 और 1 13 के 3 हासिल 3 और 1 432 सेकेंड। तो 432 सेकेंड में कितना हो जाएगा मिनट में, ये हो जाएगा 7 42 यानी कि 7 मिनट। ये कितना 7 420, ये कहाँ से बच जाएगा 12 सेकेंड बच जाएगा, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये पुनः दोबारा बजेगी। तो पहले कितना बजे थी, साथ में वो बजी थी 8:20 पर, तो इसमें जोड़ देंगे 7 मिनट और 12 सेकेंड, ये कितना, ये जगह 8:27 और 12 सेकेंड पर तीनों घंटे एक साथ बजेंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर रखता है। ठीक है, 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुद पाई है, तो उससे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाना होगा। तो कितना है, यहाँ से 12 किलोमीटर नहर खोदने के लिए 350 दिनों में 45 आदमियों को काम पर रखता है, लेकिन वो काम पूरा नहीं कर सकते। तो कितना दिन बात कर रहे हैं, 200 दिन के बाद। देखिए 200 दिन तो जो है वो काम कर रहे हैं 45 आदमी, तो निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा। इसको बनाएंगे एमडीएस पर, यानी कि 200 दिन काम कर रहे हैं 45 आदमी, तो काम कितना खत्म हो रहा है, ये काम खत्म हो रहा है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। तो कितने और आदमी को लगाएगा, यानी कि 45 प्लस का एक आदमी को और लगाएगा, तो काम कितना दिन में समाप्त करने के लिए बोला था, 350 दिनों में। तो 200 तक खत्म हो गया, तब कितना उसके पास दिन बचा है 150, ये हो जाएगा गुने का 150। और कितना काम बचा है, काम बचा है टोटल कितना है 12 किलोमीटर, जिसमें कि 4.5 किलोमीटर तो काम हो चुका है, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 5 और ये 7.5 किलोमीटर को काम करने के लिए कितने और आदमी की इसको आवश्यकता होगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45 और ये 15 5 75 और ये 15 दाह में 150 और ये कितना हो जाएगा 9 5 45 और ये हो जाएगा एक दूसरे एक दो कैंसिल आउट और ये 20 5 100, यानी कि 100 बराबर में ये हो जाएगा 45 प्लस का 1, 30 45 की इधर ट्रांसफर मारेंगे, ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 100 - 45 यानी कि 55, यानी कि 55 आदमी को और अधिक लगाएगा तो काम को समय पर खत्म कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एशिया पर एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 24 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। जैसे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो मान लीजिए पहली संख्या जो है वो है ए, तो ए को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होता है भागफल 44 और शेषफल प्राप्त होता है 0। जैसे पहली संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 × 2 प्लस का 0, यानी कि यहाँ से ए बराबर में आ जाएगा 44 × का 2, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, ये पहली संख्या आ गया हमारा 88। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ऐसा हमारा हो जाएगा एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर में पहली संख्या 88 इंटू का दूसरी संख्या मान लेते है बी। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है 44 और 264 है, यानी कि 44 और 264 है बराबर ये हो जाएगा 88 इंटू का बी, तो ये हो जाएगा 44 दूनी 88 और ये 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 की दूसरी संख्या जो है वो है 132। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आंकड़ा दिया है 10 15 20 25 30 40 45 और बारंबारता दिया है 2 4 3 7 6 3 5। जैसे माध्य बराबर में होता है जब ऐसा दिया रहेगा तो बारंबारता इंटू आंकड़ा का गुणनफलों का योग और बटा में होता है टोटल बारंबारताओं की योग। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माध्य बराबर हम डायरेक्ट निकाल देंगे, माध्य बराबर में हो जाएगा ये हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 प्लस का 15 × 4 60 प्लस का 20 × 3 60 प्लस का
25 7 यानी कि 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 14 3 17 प्लस का ये हो जाएगा 30 छक्का 180 प्लस का ये हो जाएगा 40 दिया 120 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 45 5 यानी कि 5 25 के 5 हासिल 2 5 के 20 और 2 22 में 225 और बटे में कितना हो जाएगा बटे में टोटल परम्पराओं का जो ये हो जाएगा 4 2 6 3 9 7 16 16 और 6 22 22 3 25 25 और 5 30 ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 5 8 13 13 7 20 20 6 26 26 6 32 32 और 33 34 के 4 हासिल 3 3 2 5 6 7 8 यानी कि 840 और बटे में हो जाएगा 30 हो जाएगा एक दूसरे की कैंसिल आउट और ये 3 दूनी 6 2 और 3 24 इनका 28 84 यहाँ से मार आ गया हमारा 28, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किसी मीनार के पाद बिंदु में जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक तो मीनार है तो मान लेते कि ए भी हमारा एक मीनार है, ये ए भी हमारा एक मीनार हो जाएगा और इसके पाद से कितना दूरी पर स्थित है वह है 120 मीटर और इसका जो उन्नयन कोण है यानी कि ए से लेकर ये इसको सी मान लेते कि सी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है वो है 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी कि ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 60 के सामने जो भुजा होता है वो होता है √3 और नीचे वाला होता है 1 यानी कि 1 बराबर दिया है 120 तो √3 का मान पूछा है तो √3 बराबर में हो जाएगा 120√3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 54/9 3 सहित 9/17 और 36/51 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का जो एचसीएफ होता है वो होता है अंश का एचसीएफ बट्टा में होता है हर का एलसीएम। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 54/9 लेकिन 6 के 54 फिर हो जाएगा 6 फिर ये कितना दिया है 3 सहित 9/17 फिर हो जाएगा 17 दिया 51 51 और 9 60 यानी कि 60/17 और एक और कितना दिया है ये दिया 36/51 ये जो 36/51 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये 17 तिया 51। क्या से इससे पूछा है तो 6 60 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 17 और 17 का इसका एलसीएम हो जाएगा 17 यानी कि इन सभी का एचसीएफ आ जाएगा 6/17, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज ये हो जाएगा ए बी ये सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से हो जाएगा लंब एक टू ये हो जाएगा ई और यहाँ से इसको करते हैं ये हो जाएगा ए, ठीक है। जिसमें कि दिया है समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है यानी कि ये टोटल दिया कितना ये दिया है 30 मीटर और ये दिया है 24 मीटर है। तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर में हो जाएगा ई एफ यानी कि ये जब 24 हो जाएगा ये भी हो जाएगा 24, ठीक है। तो अभी कितना बचा हमारे पास, अभी हमारे पास बचा है 6, ठीक है, यानी कि 30 में 24 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर क्या दिया है आगे दिया है कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग यानी कि 30 प्लस का 24 इंटू का होता है ऊंचाई यानी कि एज, ठीक है। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से एरिया जो दिया है वो दिया है 540 यानी कि 540 बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू का ये 30 और 24 ये हो जाएगा 54 इंटू का एज। यहाँ से ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 54 दाह में 540 और ये 10 दूनी 20 यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो ऊंचाई आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों ये चित्र का कोई तो महत्व नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी बना दिए कि आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, या इसको सूत्र पर ही इसको बन जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार भूखंड के क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 मीटर प्रति की दर से तार लगाने का लागत क्या होगा। तो जो तार लगेगा वो वर्गाकार भूखंड के परिधि के ही बराबर इसका तार लगेगा।
इनके पास कितना दिया है, वर्गाकार भूखंड का जो एरिया दिया है, यानी कि वर्ग का जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 11,025 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या होता है वर्ग का, वो जो भुजा स्क्वायर, ये इसका बराबर दिया है 11,025। यहाँ से भुजा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 11,025। यहाँ से 11,025 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 105। यहाँ से निकाल देंगे वर्ग का परिमाप, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने में 105, यहाँ से हमारा आ जाएगा 420। ठीक है, इनके वर्गाकार भूखंड का जो परिमाप आएगा 420। तो यहाँ से निकाल देंगे टोटल लागत, तो टोटल लागत कितना हो जाएगा, टोटल लागत हो जाएगा 420 इंटू का 1 मीटर कितना है दाम, वो है 85 रुपया। तो 420 मीटर कितना हो जाएगा, 420 इंटू का 85, तो ये हो जाएगा 42 इंटू का 85, ये हो जाएगा गुना का होकर 35,700 रुपया जो जाएगा वो वर्गाकार भूखंड का टोटल लागत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 25,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 25,000 और हल्का R1 कितना दिया है, वो R1 दिया है 4%, R2 कितना दिया है, R2 दिया है 5% और R3 कितना दिया है, R3 दिया है 6%। जैसे निकाल लेंगे 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा 25,000 इंटू का हो जाएगा 104% इंटू का हो जाएगा 105% इंटू का हो जाएगा 106% हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो और 1 हुए 3 जीरो, और ये हो जाएगा, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हो जाएगा और कितना जाएगा, इसको ये 25 चौके 100 और ये 13 चौके 52, क्या सामने मिश्रधन आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 इंटू का 21 इंटू का 106, क्या हमारा जगह अमाउंट वो आ जाएगा 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 26 और 1 27 273 इंटू का 106, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28,938 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ गया 28,938 और प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन वो दिया है 25,000। तो हम जानते हैं कि CA बराबर में होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा CA आ जाएगा, वो जगह मिश्रधन यानी कि 28,938 और माइनस का हो जाएगा 25,000। जैसे हमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,000 में से 25,000 जाएगा तो ये जाएगा 3,000, यानी कि 3938 रुपया आ जाएगा हमारा CI। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 7,000 रुपये में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। ठीक है, यदि 7,000 रुपये के कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपया था तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। जैसे 2 दिया है परसेंटेज यानी कि रेट, R1 कितना दिया है, R1 दिया है 6%, R2 कितना दिया है, R2 दिया है 4%। ठीक है, और 7,000 रुपये की कुल राशि 5 वर्ष का ऐसा ही कितना दिया है, यह दिया है 1,600 रुपया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि SI बराबर में जो होता है वो होता है PRT, यानी कि 7,000 इंटू का R इंटू का T कितना दिया है 5 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल आउट और ये 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 बट्टा में 7, यानी कि R बराबर हमारा आ जाएगा 32 बट्टा में 7%। ठीक है, यहाँ से इसको बना देंगे हम लोग एलिगेशन मेथड से। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 6%, फिर कितना R2 4% और ओवरऑल परसेंटेज कितना है, वह है 32 बट्टा में 7%। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6% में से अगर हम घटाएंगे 32 बट्टा में 7%, ये हो जाएगा 7×42, 42 में से 32 जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 बट्टा में 7 और ये कितना हो जाएगा, ये 32 बट्टा में 7 में से घटाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 7×28 यानी कि 4 बट्टे में हो जाएगा 7, ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट और ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, यानी कि 10 अनुपात हो जाएगा 2:5
5, ठीक है। टोटल राशि कितना हो जाएगा अनुपात में 5 और 2 7, देखिए हमारे अनुसार यह 7 और राशि में कितना है वह है 7,000 रुपया। तो ऐसे 1 बराबर में हो जाएगा 1,000 रुपया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 6% का अनुपात कितना है 2 है। तो ऐसे 2 बराबर निकाल देंगे, 2 बराबर में हो जाएगा 2,000 रुपया जो है वो 6% के वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का क्यू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना है x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो कितना समीकरण दिया है, समीकरण जो दिया है वह दिया पी एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का क्यू दिया है, ठीक है। और यहाँ से दिया है कि x माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 1 और x दिया है x प्लस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा माइनस का 1। तो जब x का मान रखते हैं हम 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू का 1 का क्यू तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 माइनस का क्यू बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर रखते हैं x का मान, वो रखते हैं -1, ये कितना हो जाएगा -1 का क्यू -1, तो हो जाएगा -1 इंटू पी यानी कि माइनस पी, ये हो जाएगा प्लस का -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस का क्यू बराबर में 0, ये हो जाएगा -p माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में 0। ऐसे ही हमारा आ गया समीकरण 2 और ये समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p माइनस का क्यू प्लस का 3 बराबर में 0 और ये p माइनस का क्यू माइनस का 1 बराबर में 0, ये हो जाएगा माइनस का p प्लस का p कैंसिल आउट और ये माइनस का 2q और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। यहाँ से q का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। जब q का मान आ जाएगा 1 और यहाँ पर p माइनस q माइनस 1 बराबर में 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि p माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा 2 यानी कि p का मान यहाँ से जाएगा 2 और q का मान आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में √3 प्लस का 1 बट्टा में √3 माइनस 1 और y बराबर में √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का मान क्या होगा। बस कितना दिया है, यहाँ से दिया है x बराबर में √3 प्लस का 1 और बटे में दिया है √3 माइनस का 1। इसको हर पर में कर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटा में √3 प्लस 1, दोनों तरफ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के 3 प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा 2√3 और बटा में हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और 1 4 प्लस का 2√3 और बटे में 2, तो 2 को मान लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर देखते हैं y का, तो y का कितना दिया है, यह दिया है √3 माइनस का 1 बटा में √3 प्लस का 1, इसका गुना करना पड़ेगा √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3 और बटे में हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ से हमारा जाएगा 4 माइनस का 2√3 बटा में 2, यहाँ से हमारा जाएगा कितना 2 को मान लेंगे तो यह हमारा जाएगा 2 माइनस का √3 और बटे में आ जाएगा 1 यानी कि यह हो जाएगा 2 माइनस का √3। यहाँ से पूछा है कितना, पूछा है कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि 2 प्लस का √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का √3 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 इंटू का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू का a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू का 4 और 3 7 यानी कि 7 दूनी 14 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि 3√2 माइनस का 2√3 बटा में 3√2 प्लस का 2√3 बराबर में a प्लस b √6 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 3√2 माइनस का 2√3 और बटा में दिया है 3√2 प्लस का 2√3 बराबर में a प्लस b√6। b का मान ज्ञात करना है। ऐसे हर पर में कौन करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस का 2√3 का स्क्वायर हर पर में करेंगे तो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 3 3 को 9 दूनी 18, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 12 बराबर में यहाँ से हमारा जाएगा a प्लस का b√6। यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर था a स्क्वायर, 3 को 9 दूनी 18 प्लस का b स्क्वायर 2 दूनी 4 4 12 और ये हो जाएगा माइनस का 2ab यानी कि 3 दूनी 6√6 3 दूनी 6 दूनी 12√6 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 18 में से 12 जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा बराबर में a प्लस b√6। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 12 ये हो जाएगा 30, यहाँ से अगर 6 कमा लेते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 बराबर यहाँ से हो जाएगा b प्लस का b√6। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि माध्यिका जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होता है। इनकी माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम बढ़ते क्रम से जाते हैं और जो बीच वाली संख्या होता है वही हमारा माध्यिका होता है। अब बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक जो होता है जो आंकड़े दिया रहेगा उसमें अधिक बार जो रिपीटेड आंकड़ा होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इन दोनों का योग पूछा तो निकाल देंगे, यहाँ से पहले सजा लेंगे इसको हम बढ़ते क्रम में। तो आंकड़ा कितना दिया है, आंकड़ा दिया है 28 25 35 18 38 16 20 और 25। तो पहले छोटा होगा तो पहले सबसे छोटा कौन है 16 है, क्योंकि पहले होगा 16, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 20, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 25, 2 है कि 25, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 28, फिर 35 और 38 हो जाएगा। ऐसे माध्यिका पहले ज्ञात कर लेंगे तो माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर में हो जाएगा ठीक बीच वाली संख्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, 3 पे कटेगा, ये कटेगा 3 तो यहाँ पर और 3 तो यहाँ पर, क्या मतलब बच जाएगा 25 और 25, इनकी 25 से 25 50 बट्टे में 2 ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब बहुलक तो बहुलक बराबर में हमारा आ जाएगा, बहुलक वो आ जाएगा सर्वाधिक रिपीटेड आंकड़ा कौन सा है 25 है, इनकी बहुलक हो जाएगा 25। इन दोनों का योग पूछा है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए आंकड़े में से एक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया है। उसने किस अंक को गलत पढ़ा था। यहाँ से कितना दिया है, इनकी 495 को 36 से गुणा करना था। पहले हम लोग भी गुणा कर लेते हैं। तो गुणा ये हो जाएगा 495 को 36 ले गुणा करना था। इसे गुणा करता तो कितना आता है इसका आंसर, उसका आंसर आता है ये हो जाता 17,820, ठीक है। लेकिन गलती से कोई अंक गलती पढ़ लेता है तो ये कितना हो पा रहा है, गुणा करने के बाद यह हो पा रहा है 16,740 हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसके कितना करना पड़ेगा, इसको अगर हम करते हैं 36 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 से भाग देंगे क्योंकि ये गुणाफल 36 का, तो 36 का जब भाग देंगे तो संख्या हमारा आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 36 और ये 4 4 16 और ये 4 एकम 4 3 4 बटे 32 2 यानी कि 4 5 20 और ये कितना जाएगा, ये इसको 9 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक 36 और 5 41 यानी कि ये हो जाएगा 58। तो 9 छक्के 54 4 9 5 45 यानी कि 465 हो जाता है। यहाँ पर जो संख्या हो जाता है 465 इंटू का 36 हो जाता, तो हमारा आ जाता 16,740। कौन सी संख्या पड़ा है,
यहाँ पर 495 लिखेंगे, यहाँ पर 465, यानी कि वो 9 को जो संख्या को है वो 9 को गलती से पढ़ लिया है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 9 को गलती से पढ़ लिया है 6। ठीक है, अगला प्रश्न है 2/7 के पावर -3 गुना 2/7 के पावर -5 बराबर में 2/7 के पावर -3 प्लस का m। तो साथियों जब यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा गुना में और उसका जो घात हो जाएगा वो जुड़ जाता है। ऐसे कितना दिया है, जैसे दिया है 2/7, 2/7 ये पावर दिया है -3 इंटू का दिया है 2/7 के पावर -5 बराबर में 2/7 के पावर -3m प्लस का 1 दिया है। ठीक है, ये गुना में इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2/7 के पावर हो जाएगा -3 - 5 -8 बराबर में हो जाएगा 2/7 के पावर -3m प्लस का 1। ये कैंसिल हो जाएगा कि -8 बराबर में आ जाएगा -3m प्लस का 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से हमारा आ जाएगा एक उधर से हमारे माइनस में -8 माइनस करिए क्योंकि -9 बराबर -3m, तो एक हो जाएगा 3 बार में, क्योंकि m बराबर में हमारा आ जाएगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा, इसका जो चाल होता है उनकी पहली रेलगाड़ी की चाल और बटे में दूसरी रेलगाड़ी की चाल, और इसका जो समय क्या होता है वो होता है इस पहली रेलगाड़ी की चाल का समय यहाँ पर लिखेंगे और इस दूसरी रेलगाड़ी की चाल का समय जो लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और इनका हम लोग वर्क कर देंगे। ये एक तो ट्रिक ही होता है। ठीक है, वैसे पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल नहीं पता है तो मान लेते कि उसका है ए, बराबर में हो जाएगा। पहले का समय कितना लग रहा है, पहले का समय लग रहा है 4 घंटा 48 मिनट, तो 4 घंटा 48 मिनट कितना लिखते हैं मिनट में, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू का 60 प्लस का 48, ये हो जाएगा 6 को 24 यानी कि 240 प्लस का ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 288 मिनट। ये पहला का समय हो गया, यहाँ से लिखेंगे बट्टा में 288, और दूसरे का कितना समय लग रहा है, उसको लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर हो जाएगा 6 18 यानी कि 180 प्लस का 20 और मिनट लग रहा है, किसको लग रहा है 200 मिनट का, तो ऊपर लिखेंगे 200, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 बट्टे में ये बराबर में अंडर रूट का एक आ जाएगा 2 गुने 100 इनके 200, और ये 144 इंटू का 2 288, हो जाएगा 100 बट्टा में 144। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 45 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 6 12, ये 3 गुना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये बराबर में 9 6 54। दूसरी ट्रेन की चाल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। दोनों को 25% का लाभ होता है तो कितना है, ऐसे 25% पर तोड़ लेते हैं, तो 25% को हम तोड़ेंगे प्रतिशत से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25 क्वेश्चन के 1/4। जैसे मान लेते हैं जैसे जो क्रय मूल्य है वो है 4, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा उनकी प्रॉफिट है 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, ये दूसरे के लिए हो गया। पहले के लिए क्या है, ये बंटी का हो गया। ठीक है, अब लवली के निकाल लेते हैं, तो लवली का क्या है, लवली जो है वो लाभ की गणना जो है वो अपने विक्रय मूल्य पर करता है। जैसे मान लेते हैं कि लवली का जो क्रय मूल्य है वो है 4 और प्रॉफिट कितना है 1 है। ठीक है, तो ऐसे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा लवली के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 3 क्रय मूल्य हो जाएगा तो 1 लाभ हो जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से कितना है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है वह है समान। जैसे विक्रय मूल्य कितना यहाँ से 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें गुना करने का 5 से सब में गुना हो जाएगा 5 से, ये भी 5 से, और इस सब में गुना हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बंटी के क्रय मूल्य हो जाएगा 16,
प्रॉफिट हो जाएगा 4 और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 20। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, लवली का विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 15। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है, यानी कि यहाँ से लाभ कितना 4 और यहाँ पर लाभ 5, तो इन दोनों का अंतर जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, जैसे एक बराबर में दिया है 100 रुपया, जैसे क्रय मूल्य निकाल देंगे तो बंटी का आप क्रय मूल्य आ जाएगा अनुपात में 16 और एक बराबर है 100, तो यहाँ से हो जाएगा बंटी का क्रय मूल्य वो हो जाएगा 1600 रुपया और यहाँ से लाभ हो जाएगा कितना, लाभ हो जाएगा 400, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुने 100 यानी कि 2000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, लवली का वो हो जाएगा 20 गुने 100 यानी कि 2000 और ये हो जाएगा 100 गुने 5 यानी कि 500 और ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 1500। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना आ गया है, वो आ गया है 2000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी है। ऐसा मान लेते हैं कि टोटल बल्बों की संख्या जो है वह है 100, तो कितना हो जाएगा, टोटल बल्बों की संख्या जो हो जाएगा वह हो जाएगा 100, तो कितना परसेंट टूटे हैं, वो टूटे हैं 4%, कि 4% यहाँ से टूट गए, कि 4 टूट गए, कितना बचा है अवशेष बचा है 96 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, यानी कि इस 96 में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो 96 का अगर 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 24 चौके 96, लेकिन 24 यहाँ से पाए गए हैं कितना, वो पाए गए हैं दोषपूर्ण, तो अब कितना बच जाएंगे, अब बच जाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 9 में से 2 जाएगा 7 में कि अभी 72 बच गए। यहाँ से दिया क्या है, दिया है कि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो हमारे से कितना हो जाएगा, टूटे हुए बल्बों की संख्या 4 है और दोषपूर्ण हुए बल्बों की संख्या 24, हमारे आंसर हो जाएगा 24 4 28 और प्रश्न में कितना दिया, यह दिया 112, तो कितना मान जाएगा, ये जाएगा यहाँ से एक बराबर हो जाएगा 112 बटा में 28, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7 4 7 छक 42 और 4 चौक 16। तो पूछा गया टोटल बल्बों की संख्या, टोटल बल्बों की संख्या कितना माने 100 माने, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 4 इंटू का 100 यानी कि 400 जो है वो टोटल बल्बों की संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 9 x 49 समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे, कितना दिया है, यहाँ से दिया है 9 x समान अनुपात में है x और 49 है, तो कितना हो जाएगा, ये समान अनुपात मतलब कि बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये तीछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 9 इंटू का 49, से x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट का 9 इंटू का 49, ये हो जाएगा 3 इंटू का 7 यानी कि 21, x का मान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 350 रुपये में 2 मेजें खरीदता है, ठीक है, उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर उसे 7.1/2% की लाभ होता है, तो कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और ना लाभ होता है, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। ठीक है, तो कितना है, यहां से एक मेज को बेच रहा है कितना में, वह बेच रहा है 6% की हानि पर, देखिए यहाँ से लॉस बराबर में दिया है 6%, तो 6% को मुक्त करेंगे पहले परसेंट से, ये हो जाएगा 6 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 3 बट्टा में 50, यानी कि खरीद रहा है बोले 50 रुपये में और बेच रहा है 3 की हानि पर, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 47। ठीक है, फिर है क्या, 7.5% पर लाभ होता है, यानी कि दूसरी मेज को बेचता है, तो दूसरी मेज को कितना पर बेच रहा है, प्रॉफिट इसका हो रहा है 7.5%, तो 7.5% मतलब कि 15 बट्टा में 2%, तो इसको परसेंट से मुक्त करेंगे, ये हो जाएगा 15 बट्टा में 200, ये हो जाएगा 25 15 और 5 के 20, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा दूसरी मैच का वो हो जाएगा 40 और प्रॉफिट हो जाएगा 3, तो एसपी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 40 से 3 43। ठीक है, जैसे कितना होगा टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य जो हो जाएगा 50 प्लस का 40 यानी कि 90, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90, लेकिन प्रश्न में आंसर कितना दिया है, प्रश्न में दिया है टोटल क्रय मूल्य वह दिया है 1350 रुपया। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये 9 एकम 9, 4 9 5 45, यानी कि 15 9 135, एक बराबर आ गया हमारा 15। तो पूछा है कि दोनों क्रयमूल का अंतर कितना है, तो दोनों क्रयमूल का अंतर कितना हो जाएगा, ये 50 से पहले मैच का और दूसरे मैच का है 40, तो दोनों क्रयमूल का अंतर है 10, यहाँ से अंतर हो जाएगा 10 बराबर में 150 इंटू का 10, यानी कि आ जाएगा 15 इंटू का 10, तो हो जाएगा 150 रुपया जो है वो दोनों में जो क्रयमूल का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या दूरी जब पूछ देगा निश्चित दूरी, तो डी बराबर में होता है दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि ये हो जाएगा 30 इंटू का 40, और दोनों चालों का अंतर हो जाएगा 10 इंटू आ जाएगा इन दोनों के टाइमों का योग, कितना हो जाएगा 10 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, तो 10 से 5 15 मिनट, 15 मिनट है, इसको बदलें घंटा में तो 15 बटा में 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये 15 चौक के 60, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि दूरी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक खंबे बिजली के खंबे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा ए भी एक पेड़ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसकी ऊंचाई कितना है, यह है 8 मीटर, तो इसकी छाया की लंबाई कितना बन गया 14 मीटर की बन रही है, यानी कि ये जो बन रही है ये बन रही है 14 मीटर की, यानी कि ये दिया है 14 मीटर, ये इसका मतलब सी हो गया। फिर है क्या है कि उसी समय एक बिजली के खंभे, तो बिजली के खंभे मान लेते कि ये हो गया हमारा सी और डी, इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर, यानी कि ये जो लंबाई है इसको ई मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो है 28 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई पूछा है, यानी कि इसका मान पूछा है, तो इसका मान ये है एक्स, तो कितना आ जाएगा, यानी कि जो कोण ये है वो भी कोण यही है। तो यहाँ अगर चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो हो जाएगा tan C बराबर में लंब बटा में आधार है कि 8 बटा में 14 हो जाएगा। फिर इसी में चलते हैं त्रिभुज CDE में, यहाँ पर भी हो जाएगा tan C बराबर में ये हो जाएगा x बटा में 28, यानी कि ये भी tan C है और ये भी tan C है, तो इन दोनों का मान भी इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 बटा में 14 बराबर में x बटा में 28, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और ये 8 दूनी 16, यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16, यानी कि बिजली के खंभे की ऊंचाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज के शीट में कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। निकाल देंगे, ऐसे हो जाएगा लिफाफे की संख्या, लिफाफे की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितनी की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता होती है 18/12 की। बनाना कितना है 72/48 में बनाना है, 72 इंटू का 48 और बटे में कितना है ये हो जाएगा 18 इंटू का 12, ये हो जाएगा बर्चों का 48 और ये 18 72, यानी कि 16 जो हो जाएगा वो लिफाफों की संख्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है अंडर रूट का 81 प्लस का अंडर रूट का 0.81 प्लस का अंडर रूट का 0.0081 प्लस का इंटू का है, इसके बाद अंडर रूट का 1 पर 4 ठो 0 यानी कि 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 81 का मान ये हो जाएगा 9 प्लस के हो जाएगा अंडर रूट का 0.81 का मान ये हो जाएगा 9 बटा में 10 प्लस के हो जाएगा अंडर रूट का 0.0081 का मान ये हो जाएगा 9 बटा में 100। ठीक है, और यहाँ से ये गुना में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10,000 का वर्गमूल ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 100, ये हो जाएगा 900 प्लस का ये 90 प्लस का ये 9 और बटी में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा इंटू का
ये 100 से 100 कैंसिल हो तो ये हो जाएगा 9,999 जोड़ने पर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का ये वीडियो क्लास पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।